Yes, Ritika, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. Good evening. Good evening, बेटा. जरा ग्रुप में मैसेज लिख दो, है ना? Ask everyone to join. Okay, sir. Yes. हाँ. Okay, medicine. हाँ, फैसल, मेडिसिन हो गई एक. जी सर. और भाई कल को आप किसी सरकारी अस्पताल के मैनेजर बना दिए जाओ, किसी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर बना दिए जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजों को बैलेंस आउट करना है. महंगी चीज थोड़ी ना लेनी, चीज लेनी है जो जायज हो और रेट उसके जायज हो. Isn't it? ये मिस अख्तर कौन है? कौन स्टूडेंट है भाई ये? यस सर. हेलो. हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर मैं शमीम अख्तर हूँ सर, वेस्ट हाँ बंगाल. शमीम, ओके ओके शमीम, ओके ओके ओके, ठीक है. ओके शमीम. तो मटेरियल थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज में कौन कौन सी चीज आ जाएंगे, लिखो आप. लिस्ट लिखो पूरी, ये पता होनी चाहिए, दिमाग में रखना हमेशा. मेडिसिन लिख लिया? मेडिसिन सबने? यस सर. सेकेंड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. लिख लिया? जी सर. थर्ड, कोल्ड चेन. क्या होता है कोल्ड चेन? कहाँ इस्तेमाल होता है कोल्ड चेन का? सर वो मेडिसिन वगैरह रखने के लिए जो स्टोरेज होता है, शायद वही होता है कोल्ड हाँ, चेन. वैक्सीनेशन, वैक्सीन वगैरह लगाते हैं ना. पल्स पोलियो को रखते हैं ना ठंडी चेन में. जी सर. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है. कोल्ड चेन, लैब इक्विपमेंट. नेक्स्ट, ड्रग्स. नेक्स्ट, वैक्सीनेशन. उसके बाद में फिर वैक्सीनेशन, फिर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक सर्विसेज, जहाँ पे आप सिटी स्कैन या आप किसी भी तरीके का विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए ना, इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह आप कर सकते हो. फिर सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग टूल्स, स्कूल हेल्थ, occupational health, RCH, reproductive and child health, occupational health, reproductive and child health, geriatric services, and primary healthcare services. दृष्टि, रिपीट करो क्या क्या बताया मैंने. सर मेडिसिन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोल्ड चेन, लैब इक्विपमेंट्स, ड्रग्स, वैक्सीनेशन, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक सर्विसेज, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग टूल, स्कूल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, और लास्ट में और एक कुछ था, जीडियाट्रिक हेल्थ शायद. जीरियाट्रिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज. हाँ जी. ओके. अब देखो जरा इसको टोटलिटी में देखो. अब हमने रिसोर्सेज की बात की, तो रिसोर्सेज में ये सारी चीजें
हॉस्पिटल या कोई भी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के काम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स की, तो हेल्थ इकोनॉमिक्स को हम 3 कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल बना के एक तरफ लिखो, सबसे ऊपर लिखो फर्स्ट जो ना, जो सेंटर में लिखो रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, एक कॉर्नर में लिखो स्केर्सिटी, और एक तरफ लिखो अपॉर्चुनिटी। तो एक तरफ लिखो रिसोर्सेस, एक तरफ लिखो स्केर्सिटी, एक तरफ लिखो अपॉर्चुनिटी। अब देखो, रिसोर्सेस ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती है। अगर रिसोर्सेस ज्यादा होंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब सबको मिल जाएगा। बट अगर कम होंगी तो फिर 2 चीजें होंगी। कम होने का मतलब है कि स्केर्सिटी है या नहीं है। अगर स्केर्सिटी है तो फिर क्या इश्यूज हैं, और स्केर्सिटी नहीं है तब क्या इश्यूज हैं। और स्केर्सिटी अगर है या नहीं है तो उससे अपॉर्चुनिटी पे फर्क पड़ेगा। तो अगर स्केर्सिटी है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है, अगर स्केर्सिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कम हो सकती है। ठीक है ना? तो इनपुट्स, जहां पर आपने रिसोर्सेस लिखा, रिसोर्सेस में आप ब्रैकेट में डाल के इनपुट्स लिख लीजिए। तो इनपुट्स क्या हो सकते हैं? इनपुट्स हो सकते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी। ठीक है, तो हमने कहा रिसोर्सेस की हमने बात की, तो रिसोर्सेस में लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया। स्केर्सिटी की बात की, तो स्केर्सिटी में, स्केर्सिटी 2 चीजों की वजह से हो सकती है, कि या तो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और या फिर है कि अनलिमिटेड नीड्स हैं, अनलिमिटेड नेचर ऑफ द ह्यूमन नीड्स। और अपॉर्चुनिटी में है कि आपको बेस्ट बेनिफिट्स उठाने हैं रिसोर्सेस से, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास में होना चाहिए। क्लियर है? जी सर। है ना? तो इन 3 चीजों को मत भूलना, रिसोर्सेस, स्केर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। RSO, रिसोर्सेस, स्केर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो भाई आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं नीड क्यों है, हेल्थ इकोनॉमिक्स की नीड क्यों है, व्हाट इज द नीड फॉर हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट नीड जो है वो है मेडिकल एडवांसेस के लिए। अगर आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स की समझ होगी तो आप और, है ना, एडवांस कर सकते हो हेल्थ केयर को, मेडिकल एस्पेक्ट को। सो एडवांसेस इन मेडिकल साइंसेस, ये आपकी पहली नीड है। हेल्थ इकोनॉमिक्स को हमें समझना क्यों जरूरी। दूसरा, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स की समझ होगी तो आदमी की जिंदगी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो क्यों ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम करेंगे धीरे धीरे। तो इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद में थर्ड है चेंज इन दी फैमिली स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स। अब पहले ज्यादा बच्चे होते थे, आजकल कम बच्चे हैं, तो नेचुरली ये सबकी नीड्स एंड वांट्स अलग अलग बदल रही हैं। तो अगर बदल रही हैं तो उसके हिसाब से हेल्थ इकोनॉमिक्स भी बदल। ओके, तो चेंज इन दी फैमिली स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स। फोर्थ है हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जनरल पीपल। आम आदमी को बहुत एक्सपेक्टेशन थी। ओके, तो ये हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जनरल पीपल। फिफ्थ है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स।
अगर आप हेल्थ इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली तवज्जो दोगे तो लोगों को अपने अधिकारों का, जैसे वैक्सीनेशन लोगों का अधिकार था, ठीक है ना, जैसे राइट टू वाटर, सबको साफ पानी मिलने का अधिकार, ये ह्यूमन राइट के अंदर आ जाता है। एंड सिक्स्थ इज एडवांसेस इन पब्लिक हेल्थ। तो ये बेसिकली आपके 6 नीड्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ इकोनॉमिक्स की आपको जरूरत पड़ती है। ओके, क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई बताओ, यस नो? जी सर। ओके, कोई ऐसी चीज जो अभी तक नहीं समझ आई? हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई अभी तक? सर ये जो सर्कल आपने बनाने के लिए बोला था, मतलब रिसोर्सेस एंड स्कैर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। सर्कल नहीं बोला, ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल। ट्रायंगल, सॉरी एक्चुअली। सर ये समझ नहीं आया मुझे, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये हेल्थ इकोनॉमिक्स को समझना है तो हर चीज को रिसोर्सेस, स्केर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी की भाषा में समझना पड़ेगा, ये है कहने का मतलब। क्लियर है? रिसोर्सेस को स्केर्सिटी और अपॉर्चुनिटी की भाषा में समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई मीन। ओके, तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर प्रोफेशन जो है, जैसे मैं बात कर रहा था कि हर एक प्रोफेशन या दुनिया में हर एक चीज कहानी जो है वो डिमांड और सप्लाई की कहानी। डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिमांड अगर ज्यादा है, ठीक है, डिमांड अगर कम है और सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड घट जाएगी, नेगेटिव है। और अगर डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो उसकी और चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा रिलेशनशिप। ओके? यस सर। ओके, तो अब डिमांड, हेल्थ केयर में क्या क्या डिमांड है वो समझ लेते हैं। ये आज हम ये अभी लास्ट पार्ट करेंगे अभी आज इसका, ठीक है ना। उसके बाद हम कल परसों फिर दूसरा इसी में करेंगे। तो डिमांड ऑफ हेल्थ केयर, अब लिखो, एक लाइन बना दो, लेफ्ट साइड में लिखो डिमांड ऑफ हेल्थ केयर और राइट साइड में लिखो सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर। एक बीच में कॉमन लाइन बना के लेफ्ट साइड में लिखो डिमांड ऑफ हेल्थ केयर, राइट साइड में लिखो सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर। बना लिया? तो डिमांड ऑफ हेल्थ केयर क्या है बेटे? व्हाट इज द डिमांड इन हेल्थ केयर? तो पहला है डिमांड, लिखो द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी। कल मैंने तुम्हें समझाया था एक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि या तो आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है। तो दो चीजें हैं, पैसे भी हैं और आप सामान भी खरीदना चाहते हो, आपको पसंद है। दूसरी सिनेरियो है जब आपकी जेब में पैसे पर आप सामान नहीं खरीदना चाह रहे। और तीसरा सिनेरियो ये है कि आपके जेब में पैसे भी और सामान भी आप खरीदना चाह रहे। समझ आ रही है बात? So the willingness and the ability, तो लिखो the willingness and the ability of the consumer to purchase a given product in a given frame of time. Okay, तो मैंने कहा the willingness and the ability of the consumer to purchase a given product in a given frame of time. ये तो डिमांड की कहानी हो गई। सप्लाई में क्या है? इसमें सप्लाई में है प्रोविजन ऑफ एक्सेस और अवेलेबिलिटी। तो मैंने आपको कहा था एक्सेस, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, तीन चीजें आ जाती हैं।
ओके, तो प्रोविजन ऑफ एक्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, तो या तो हेल्थ केयर अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या एक्सेसिबल है, और एक्सेसिबल है तो अफोर्डेबल है कि नहीं। तो ये आपका हो गया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर का फर्स्ट पॉइंट। तो डिमांड के नीचे लिखा आपने द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू प्रोड्यूस टू परचेज अ गिवन प्रोडक्ट इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। सप्लाई में हो गया प्रोविजन ऑफ एक्सेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। ओके, सेकेंड चीज में लिखो डिमांड फॉर हेल्थ केयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फ्रॉम हेल्थ। सेकेंड चीज में लिखो डिमांड फॉर हेल्थ केयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर हेल्थ। अगर हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो आपको नेचुरली हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी। और सप्लाई साइड में लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज फ्रॉम द बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल। So availability of the healthcare services can be derived from both the government as well as private health. ओके, तो ये आपका डिमांड और सप्लाई की कहानी होगी। थर्ड है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का एक लॉ है, वो चीजें समझना जरूरी है। सो डिमांड क्या है, जब आपके प्राइसेस घट जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब डिमांड घट जाएगी। सो दीज आर दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिमांड्स। और सप्लाई में क्या है, that whenever there is an increase in the demand in the supply chain, okay, it can lead to decrease in the supply. ओके, सो ये तीन जो है वो डिमांड और सप्लाई की कहानी है। समझ आया? यस, फैसल, दृष्टि, शमीम, रितिका। पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, इन तीनों पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, समझ आ गया सब? कोई यहां तक चीज नहीं समझ आई? इसके टोटल 6 पॉइंट्स हैं, तो हमने आज ये 3 पॉइंट्स को समझ लिया इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ रितिका, समझ आया? हाँ जी सर। कोई पॉइंट जो नहीं समझ आया? हाँ शमीम, समझ आया? कोई चीज जो नहीं समझ आई? तो सर आया समझ। ओके, दृष्टि जी सर। क्लियर है हाँ जी सारी सर। चीजें? ओके, फैसल कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया? जी सर। ओके, तो देखो मुद्दे की बात इसमें ये है कि डिमांड और सप्लाई को अगर आप डीपली समझोगे, हर एक एस्पेक्ट्स में देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि उन दोनों की नीड्स कहाँ होता है और हेल्थ केयर में कहाँ पे ये लोग फिट आते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स? कोई सवाल पूछना है? जी, any doubts, anything which is not clear? नो सर। Okay,
ठीक है, तो वी विल रिज्यूम दिस क्लास। ओके, एक दिन के बाद तो हम फिर आगे इसके बाद में फिर बाकी के इसके 3 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम फिर नेक्स्ट उसके हेल्थ इकोनॉमिक्स टॉपिक। ओके ओके चलो, ओके ओके, Thank you. टेक केयर एवरीवन, ओके टेक केयर, बाय। जब 3:30 होगा